आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बनिक रसायन। हमारा जो चैप्टर है कार्बनिक रसायन, उसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है, केवल उसमें से 2 अंक के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इस वीडियो में 2 और 4 अंक के हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, विषम परमाणु क्या है, समवायता को परिभाषित कीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, संरचनात्मक समवायता किसे कहते हैं, एथेन के अणु ने सहसंयोजी आबंधों की संख्या लिखिए, उस एल्कोहल का नाम तो एवं संरचना सूत्र लिखिए जिसके अणु में 3 कार्बन परमाणु हैं। जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो एक गैस निकलने वाली गैस का नाम लिखिए तथा अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार से भाग 2 में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और विश्लेषणात्मक क्वेश्चन प्रश्न 2 में भी आपको बड़े वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम इस वीडियो में सबको सोल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। यह संयोजी यौगिक के 2 गुण लिखिए। तो जब 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो निर्मित रासायनिक बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सहसंयोजक यौगिक के गुण अधिकांशतः सहसंयोजक यौगिक में अपेक्षाकृत कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं। इनमें संलग्न और वाष्पशील की कमी व नरम और अपेक्षाकृत लचीले होते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन आदि। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है असंतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन, यहाँ पे उदाहरण दिया है CH4, C2H6 और C3H8। इसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन परमाणु द्वि व त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें हम एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे C2H4, तो C2 जो है उनके मध्य द्वि आबंध रहेगा। C2H3 और C3 है तो इसमें 3 आबंध से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषम परमाणु क्या कहलाते हैं, उदाहरण दीजिए। हाइड्रोकार्बन में ये परमाणु एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु का इस तरह विस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसे परमाणुओं को विषम परमाणु कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रकारात्मक समूह जैसे हैलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर और कीटोन को हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समवायता को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो समवायता क्या होती है, जब एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जा सकें तब इस गुण को समवायता कहते हैं। जैसे कि C2H6O अणुसूत्र से C2H5OH तथा CH3OCH2 प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वह क्रिया है जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 में CH3Cl और HCl, इस प्रकार से दोनों है तो सेम। यहाँ क्लोरीन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। अगला है संरचनात्मक समवायता किसे कहते हैं। वे संकुल यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। इस घटना को संरचनात्मक समवायता निम्न प्रकार की होती है। पहला बंधनी, दूसरा उपसह संयोजन, तीसरा आयनन, चौथा है विलायक भोजन समवायता। उदाहरण के लिए यदि हम ब्यूटेनॉल एवं मेथिल प्रोपिल ईथर और डाई एथिल ईथर का आणविक सूत्र देखते हैं तो क्या होता है, उनका CH4H10 C4H10O है, लेकिन वास्तव में वे तीनों अलग अलग संरचनात्मक समवायता प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एथेन के अणु में सहसंयोजी आबंधों की संख्या
लिखिए तथा उसकी संरचना बनाइए। तो एथेन के अणु में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। एथेन C2H6 की संरचना हम देखें तो यहाँ पर 7 सहसंयोजी बंध बने हुए हैं। 3 तो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है। अगला दिया हुआ है, एक एल्कोहल का नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए जिसके अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 3 कार्बन परमाणु ले लेंगे, उसके बाद उससे कितने हाइड्रोजन जोड़ने पर उसकी संयोजकता पूरी होती है उतने हाइड्रोजन, यानी कि 7 हाइड्रोजन और एक OH समूह जोड़ देंगे। इस प्रकार से 3 कार्बन हमने ले लिए और एक OH समूह जोड़ दिया और बाकी बचे हुए स्थानों पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अगला है कि जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो गैस निकलती है। निकलने वाली गैस का नाम लिखिए तथा अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल का अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस में अपचयित हो जाता है और सोडियम आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। सोडियम एथॉक्साइड बनता है जो एथेनॉल का संयुग्मी क्षारक है। समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है कि एथेनॉल की अभिक्रिया हम सोडियम धातु के साथ करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोडियम एथेनॉल के साथ जुड़ जा रहा है और एथेनॉल से हाइड्रोजन गैस निकल जा रही है। अब है हमारे भाग 2 के क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए क्लोरीन अणु पर इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख खींचिए। तो इलेक्ट्रॉन का हमें पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख में हम अगर देखें तो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 8 तो पूर्ण हो जाएंगे, इसलिए हम बाह्य कक्षक के बताएंगे। इसके बाद है अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है। अपमार्जक से कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं। तो अपमार्जक और साबुन में अंतर, साबुन ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं और अपमार्जक रासायनिक रूप में अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्किल अथवा एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। साबुन जंतु वसा वनस्पति तेलों से बनाया जाता है और अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्राइड आदि से बनाए जाते हैं। साबुन से कठोर जल में कपड़े साफ नहीं धुलते हैं और ये मृदु जल द्वारा व कठोर जल दोनों में उपयोग कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है, डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा अच्छे सफाई कारक होते हैं, क्यों। डिटर्जेंट को जब पानी में घोला जाता है तो यह कोलाइडी विलयन बनाता है। इस विलयन के अपमार्जक अणु परस्पर गुच्छे में एकत्रित होकर मिसेल बनाते हैं। मिसेल में अपमार्जक अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला सिरा केंद्र की ओर एवं आयनित भाग वाला सिरा बाहर की ओर निर्दिष्ट होता है। गंदे कपड़ों पर लगे ग्रीस या तेलीय कणों से अपमार्जक के हाइड्रोकार्बन वाला सिरा संलग्न हो जाता है। इस तरह मेल के कण फंस जाते हैं। जल में खंगोलने पर ये कण बाहर आ जाते हैं। इस तरह कपड़ा साफ हो जाता है, इसलिए यह साबुन की अपेक्षा अच्छे सफाई कारक हैं। अगला है, किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। किण्वन तनुकरण के पश्चात जो मिश्रण मिलता है उस मिश्रण में ईस्ट मिलाकर मिश्रण को 2 से 3 दिनों के लिए 25 से 30 डिग्री ताप पर रख देते हैं। कुछ समय पश्चात इसमें अभिक्रिया निम्न प्रकार से शुरू होती है। सीरे में उपस्थित होकर इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जलीयकरण द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। हम जब सुक्रोज इन्वर्टेड एंजाइम जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो जाते हैं। आप इनके सूत्र याद रखें कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र तो सेम ही है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम द्वारा अपघटित होकर एथिल एल्कोहल बनाते हैं। जब जाइमेज एंजाइम के द्वारा हम ग्लूकोज का व फ्रक्टोज का अपघटन करते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये होती है किण्वन की अभिक्रिया। अगला दिया हुआ है कि एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है जिनका अणुभार CnH2n होता है। उदाहरण के लिए एथीन, प्रोपेन। यहाँ पे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिकबंध पाया जाता है, उनका सूत्र C2H2n-2 होता है। उदाहरण के लिए एथाइन, प्रोपाइन।
एथाइन का यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, और एथाइन का ये नीचे दिया है और प्रोपाइन का उसके सामने दिया है। अगला है स्टीरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। स्टीरीकरण अभिक्रिया एल्कोहल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को स्टीरीकरण कहते हैं। यहाँ पे इसका सूत्र दिया हुआ है। एस्टर का सूत्र होता है CH3 COO CH2 CH3। इसके बाद उस सजातीय श्रेणी के तृतीय एवं चतुर्थ सदस्य का अणुभार एवं संरचना सूत्र लिखिए जिसके प्राथमिक सदस्य मेथेन है। तो मेथेन CH4 वाला होता है जिसकी संरचना इस प्रकार से होगी। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की संरचना यहाँ पर दी हुई है। अगला है एथेनॉल से एथीन कैसे प्राप्त की जाती है। एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर करने पर एथीन प्राप्त होता है। हमने एथेनॉल लिया C2H5OH जिसका सूत्र है सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई और इसको 170 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है और जल मुक्त होता है। अगली अभिक्रिया है कि एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए। क्या होता है जब इसे सांद्र H2SO4 के आधिक्य में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो एथेनॉल का संरचना सूत्र, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH जिसकी संरचना यहाँ पे बनी हुई है। और एथेनॉल की जब हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया की उपस्थिति में 443 केल्विन पर अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें एथीन प्राप्त होगा। अगला है एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3 COOH की सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है। और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और जल मुक्त होता है। और जब एथेनॉल के साथ सोडियम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। अब है विश्लेषणात्मक क्वेश्चन 4 अंक के। ये जो 14 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं 4 अंक के विश्लेषणात्मक में, इनको सॉल्व करेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए समानतः प्रयुक्त लेने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए तथा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हुए व्याख्या कीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस गुजार कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अतः वनस्पति घी के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेल का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्काइन लिया हुआ है जिसकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया निकेल की उपस्थिति में कर रहे हैं तो वनस्पति तेल वनस्पति घी प्राप्त हो रहा है। अगला है हेक्सेन के सभी संभावित समावयवों की संरचना लिखिए। तो हेक्सेन की यहाँ पे बनी हुई है संरचना, एक संरचना ये भी है हेक्सेन की। अगला क्वेश्चन है अणुसूत्र C3H6 वाले यौगिकों के संभावित सभी समावयवियों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए तथा उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख लिखिए। तो यहाँ पर प्रोपीन दिया हुआ है। प्रोपीन की समावयवी एक ही होती है और जिसका बिंदु आरेख के रूप में यहाँ पर बना हुआ है चित्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित लिखिए। हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन और साबुनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस गुजार कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इससे वनस्पति घी के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों का निर्माण किया जाता है। अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है, पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है 2MgO2 2MgO। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यौगिकों के परमाणु अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो मेथिल क्लोराइड और HCl प्राप्त हो रहा है। अगला है साबुनीकरण की अभिक्रिया, जिस प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है
ये उच्च भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं जिनका सामान्य सूत्र RCOO Na या RCOOK होता है। अगला है साबुन कठोर जल के साथ झाग निर्माण क्यों नहीं करता। जब हम कठोर जल में साबुन मिलाते हैं तो साबुन मैग्नीशियम एवं कैल्शियम लवणों से अभिक्रिया करता है जिससे मुश्किल से ही झाग उत्पन्न होते हैं एवं कुछ अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। जिसकी अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है। अगला है एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। एथेनॉल इसमें शराब जैसी अल्कोहलिक गंध आती है और एथेनोइक अम्ल इसमें सिरके जैसी गंध आती है। एथेनॉल का स्वाद खट्टा होता है और एथेनॉल का स्वाद खट्टा नहीं होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। एथेनॉल ज्वलनशील है और एथेनोइक अम्ल अज्वलनशील है। एथेनॉल उदासीन है और एथेनोइक अम्ल अम्लीय प्रकृति का है। एथेनॉल Na2CO3 से अभिक्रिया नहीं करता है और यह Na2CO3 से अभिक्रिया करके सोडियम लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अगला है सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक के 2 गुण लिखिए, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था, डबल रिपीट है, हम इसको कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अपर रूपता किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम एवं उपयोग लिखिए। तो जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं और उसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का धन संरचना अपर रूप कहते हैं। इनके भौतिक व रासायनिक गुण में भिन्नता होती है, जिससे कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, चारकोल, काजल आदि हैं। अगला है श्रृंखलन किसे कहते हैं। कार्बन में श्रृंखलन को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। श्रृंखलन कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन के श्रृंखलन के उदाहरण ब्यूटेन, पेंटेन, बेंजीन आदि हैं। अगला है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर होता है। दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। संतृप्त कार्बनिक यौगिक कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होते हैं। सभी परमाणु की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ये कम क्रियाशील होते हैं। उदाहरण के लिए हम एल्केन ले सकते हैं। प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। अगला है साबुन जल को जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्या सक्षम होता है। जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो इसके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मिसेल कहते हैं। इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ एवं एक ऋणात्मक सिर होता है। इस मिसेल में पूंछें अंदर की ओर चिपक जाती हैं एवं सिर बाहर की ओर इंगित करता है। हाइड्रोकार्बन जल विरोधी तथा सिर जल रागी स्वभाव का होता है। नहीं, एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों सक्षम होता है। जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जक को पानी में घोलते हैं या मिलाते हैं तो उसके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ एवं एक ऋणात्मक सिर होता है। सफाई क्रिया में हाइड्रोकार्बन पूंछें तेलीय गंदगी से चिपक जाती हैं। जब हम जल को हिलाते हैं तो तेलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है और यह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तथा इस प्रकार दूसरे अपमार्जक अणुओं की पूंछों को तेल से चिपकने का अवसर प्रदान करता है। अब इस विलयन में अनेक छोटी छोटी तेलीय गोलिकाएं चारों तरफ अपमार्जक अणुओं से घिर जाती है एवं परस्पर संयुक्त होकर पुंज बनाने से वंचित रह जाती है। अतः इस प्रकार हम साबुन की सफाई प्रक्रिया द्वारा वस्तु से तेलीय गंदगी को दूर करते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपमार्जक किसे कहते हैं। इनका प्रयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में क्यों होता है। तो अपमार्जक को जब पानी में घोला जाता है तो यह कोलाइडी विलयन बनाता है।
इस विलयन के अपमार्जक अणु परस्पर गुच्छे में एकत्रित होकर मिसेल बनाते हैं। मिसेल में अपमार्जक अणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन वाला सिर केंद्रक की ओर तथा आयनिक भाग वाला सिरा बाहर की ओर निर्दिष्ट होता है। गंदे कपड़ों पर लगे ग्रीस या तेलीय कणों से अपमार्जक के हाइड्रोकार्बन वाला सिर संलग्न हो जाता है। इस तरह मेल के कण फंस जाते हैं। जल में खंगालने पर ये कण बाहर आ जाते हैं। इस तरह कपड़ा साफ हो जाता है। तो इस तरह से हमने हमारा जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट किया। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया है। धातु अधातु भी हमारा कंप्लीट है और ये वाला भी आज कंप्लीट होता है।